जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज के सेशन में हम संपूर्ण प्राचीन इतिहास को रिवाइज करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ हम उन चैप्टर्स को और उन टॉपिकों को ही डिस्कस करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने 15 मार्क्स फिक्स करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी चैप्टर हम देखेंगे दोस्तों, तो उसमें जो भी अथेंटिक पार्ट है सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बना है सिर्फ उन पोर्शन को हम टच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है वो पाषाण काल है, और पाषाण काल का थोड़ा सा हम डिटेल देख के चलेंगे कि एक बेस तैयार हो जाए आपके एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और इसमें भी हम विशेषकर उन्हीं टॉपिक को टच करेंगे जहाँ से आपके पीवाईक्यू बने हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल को हम पढ़ेंगे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे ऐसे हमारी कहानी आगे बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, कई बार प्रश्न बना है दोस्तों। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बने हैं, तो आप इसको समझिए। देखिए होता क्या है प्रागैतिहासिक काल, एक ऐसा कालखंड जिसमें दोस्तों हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आप अपने दिमाग में बिठा लेना, एक ऐसा समय काल, एक ऐसा कालखंड जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है पुरातत्व, जैसे मिट्टी के बर्तन हुए, पत्थर के बर्तन हुए, पत्थर के औजार हुए, तो ये क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ठीक है। तो उस समय काल को क्या बोलते हैं हम, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। वैसे आपसे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ पूछा जाए तो इतिहास से पूर्व का युग, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया। आपसे ये भी प्रश्न बना है प्रागैतिहासिक काल को किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आपने प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जान ली है। अब अगर यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारत में, ठीक है, तो भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, ठीक है, तो वो हो जाते हैं डॉक्टर प्राइमरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है, तो इसको आप याद रखेंगे। भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कौन है, डॉक्टर प्राइमरोज। देखिए अगर आप इस वीडियो सेशन में आप नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। आपको कोई सा भी पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, तो आप वहाँ भी हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले पेज पे। अगर हम बात करें, देखिए प्रागैतिहासिक काल आपने समझ लिया। आद्य ऐतिहासिक काल से भी प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से आद्य ऐतिहासिक कालखंड किस कालखंड को कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनता है तो समझना जरूरी है। तो देखिए जिस समय काल में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन हम दोस्तों उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो उस कालखंड को हम क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। तो जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी का सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो इस समय काल में क्या हुआ था, इस समय काल में जो लिखित साक्ष्य तो हमें मिला है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो हम इस काल को क्या बोल सकते हैं, इपोकल पीरियड, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्तों। तो देखिए होता क्या है, जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले और साथ साथ उस लिखित साक्ष्य को हम बड़ी आसानी से पढ़ भी पाएं, ठीक है, तो उस काल को हम बोल देते हैं ऐतिहासिक काल। उम्मीद है आपको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में अब आपको कोई भूल चूक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है। तो अभी तक जो आपने देखा प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल आता है, तो इसको हम समझते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल का मतलब इसमें होता क्या है, मानव गुफाओं में रहता है, ठीक है, पत्थरों का प्रयोग करता है, पत्थरों की सहायता से ये अपना भोजन इकट्ठा करता है, जंगली जानवरों का शिकार करता है, जंगली फलों और सब्जियों को ये इकट्ठा करता है, ठीक है। तो इसमें विशेषकर क्या प्रयोग हो रहा है, पत्थर, ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि इनको आग की जानकारी नहीं थी, इनको आग की जानकारी थी, ठीक है, आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाए इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये भोजन को कच्चे ही खा जाते थे, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। अब यहाँ पे मानव ने आग की खोज
की। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या बनता है कि किस मानव ने आँख की खोज की थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बना हुआ है, तो आप आज से याद रखेंगे। वो मानव है जावा मानव। ठीक है, अब जावा मानव की विशेषता आपसे पूछी जाती है। जावा मानव से रिलेटेड कहाँ पे पाया गया था, ठीक है, किस नदी के किनारे पाया गया था, किस गांव में पाया गया था, और वर्तमान में ये किस देश में ये जगह है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपसे बनते हैं, तो आप याद रखेंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। ठीक है, और उस द्वीप पे एक नदी बहती थी जिसको हम सेलो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेलो नदी। तो सेलो नदी के किनारे एक गांव बसा था, उसको हम टिहिल नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी लिंक आप तैयार रखना। देखिए, जावा नाम का द्वीप इंडोनेशिया कंट्री में है। ठीक है, उस द्वीप पे एक नदी बहती थी सेलो नाम की, और सेलो नदी के किनारे एक गांव बसा था टिहिल। ठीक है, तो वहाँ पे जावा मानव का साक्ष्य मिला था। तो अब आप याद रखेंगे कहाँ पे मिला, किसने खोज किया, ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में बन जाते हैं। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि जावा मानव को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसी को पिथिकांथ्रोपस भी कहते हैं। ठीक है, तो जावा एक तरह से जो मानव था वो मानव भक्षी था, नरभक्षी था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपने पूरा पाषाण काल की बहुत सारी विशेषता जान ली है। यहाँ पे देखिए, होमोसेपियंस जो आए जब पूरा पाषाण काल का अंत हुआ। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का अंत भारत में दोस्तों 5 लाख वर्ष से लेकर, ठीक है, 5 लाख वर्ष से लेकर 10,000 बीसी तक, ठीक है, यानी 10,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को भारत में पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो होमोसेपियंस यही 10,000 बीसी के आसपास, यानी कि इस स्वरूप में मानव विकसित होके आ गया था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की विशेषता आपने जान ली। अब हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की जो डिटेल पोर्शन है। ठीक है, इस देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम भारत में बात करेंगे तो इसका समय काल हमने क्या देखा, 5 लाख से लेकर दोस्तों कब तक, 10,000। ठीक है, 10,000 बीसी तक। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। इसमें देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर समय काल की बात करें तो दोस्तों, ये 5 लाख से लेकर ये 50,000, ठीक है, तो 5 लाख से लेकर ये 50,000 बीसी तक का समय काल है। और मध्य पूरा पाषाण काल आपका 50,000 से लेकर, ठीक है, और ये 40,000 बीसी तक का समय काल है। और ये अगर हम बात करें जो उच्च पूरा पाषाण काल है, ये 40,000 से लेकर 10,000 बीसी तक का समय काल है। ठीक है, ये तीनों समय काल आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे हम निम्न पूरा पाषाण काल को अन्य रूप में भी इनको पढ़ेंगे, उसके पहले एक संक्षिप्त जानकारी आप प्राप्त कीजिए। वो क्या है, जैसे देखिए, नदी आपने देखा होगा, ये एक तरह से नदी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अमरकंटक पहाड़ी है और ये नर्मदा नदी है, सिर्फ आपको मानना है ऐसा। ठीक है, समझने के लिए। अब इसमें क्या है, अगर ये नदी पर्वत या कहीं से उतरती है तो इसमें पत्थर आते हैं बह के। ठीक है, और ये बहते बहते गोले हो जाते हैं बिल्कुल। तो इनको दोस्तों हम बोलते हैं पेबुल। क्या बोलते हैं? पेबुल बोलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, पेबुल। अब जो मानव निम्न पूरा पाषाण काल में है, मध्य पूरा पाषाण काल में है, उच्च पूरा पाषाण काल में है, ये ज़्यादातर नदियों के किनारे ही इनकी बस्तियां होती थी। ठीक है, तो गुफा वगैरह ये सब नदियों के किनारे ही इनके मिले हैं, हम बात करेंगे आगे। तो ये पेबुल को क्या करते थे, पटक देते थे। ये गोला वाला हिस्सा जब पटकेंगे हम, तो इसके साइड से जो साइड से कट कट के कुछ चीज़ें, कुछ फलके निकल जाएंगे, और बीच में जो हिस्सा बच जाएगा उसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोर। तो होता क्या है, जो निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव है, इस समय काल में देखिए दोस्तों, जो जानवर है ना वो बहुत बड़े बड़े साइज के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हथियार बन रहे थे वो बीच वाले हिस्से से बन रहे थे। ठीक है, और जिसको हम कोर कहते हैं। तो निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृत के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखनी है। अब यहीं पे अगर हम बात करें, जो आपने देखा ये पेबुल जो है, जब इसके साइड कट पिट के निकलेंगे तो इनको हम फलक कह देते हैं। ठीक है, तो मध्य पूरा पाषाण काल में जानवरों की साइज थोड़ी छोटी हो गई, और हुआ क्या, ये जो फलक हैं साइड वाली, ठीक है, इनका प्रयोग करके हथियार बनाया जाने लगा, और इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने जान लिया क्या, निम्न पूरा पाषाण काल को कोर संस्कृत के नाम से जानते हैं, और मध्य पूरा पाषाण काल को दोस्तों हम फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं। और यहीं पे जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में जाते हैं तो उसी फलक को दोस्तों ऐसे धारीदार 2 फलक लगा के दोनों साइड से, और फिर बीच में इनको कनेक्ट करके एक ब्लेड नुमा स्ट्रक्चर तैयार करते थे, और जिसको हम बोलते थे
क्या दोस्तों, ब्लेड संस्कृत। तो तीनों काल में आपने संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है और एक एक पॉइंट और याद रख लीजिए। देखिए डिटेल में थोड़ा थोड़ा और बात करेंगे हम, लेकिन ये चीज़ें पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो निम्न पुरा पाषाण काल की खोज किसने की, ऐसा प्रश्न बने, या निम्न पुरा पाषाण काल में चापा चापिंग संस्कृत आती है, हैंडेक संस्कृत आती है, ठीक है। तो उसकी खोज किसने करी वो धीरे धीरे हम समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ के बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निम्न पुरा पाषाण काल की बात करें तो दोस्तों इस युग में दो अलग अलग प्रकार के उपकरणों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया, जो चापा चापिंग संस्कृत है, ठीक है। तो चापा चापिंग संस्कृत है क्या, यहाँ पे जैसे जो कोर होता था उसका प्रयोग करके चापा चापिंग नाम का एक मतलब हथियार बनाते थे लोग, औजार बनाते थे और उसका प्रयोग करते थे, ठीक है। और जिसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण जो पेबुल से बनाया जाता था, ठीक है। तो पेबुल को फोड़ के जो बीच वाला हिस्सा है कोर से बनाया जाता था एक्चुअली। तो इन्हीं को, ठीक है, इस वजह से इस संस्कृत को हम चापर चापिंग संस्कृत कहते हैं। तो दोस्तों ये उत्तर भारत में जो निम्न पुरा पाषाण काल के लोग थे उन्होंने ये संस्कृत स्टार्ट करी, मतलब उसका प्रयोग और उसको इस तरह से बनाना स्टार्ट किया था। तो आपसे प्रश्न बनता है कि निम्न पुरा पाषाण काल में भारत में कौन सी संस्कृत विकसित हुई थी, तो दोस्तों चापर चापिंग संस्कृत। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसमें क्या होता था, एक तरफा धार होता था, जैसे मान लीजिए ये हो गया लकड़ी, ठीक है, और लकड़ी में ऐसे अगर बना देते थे और इसी को बोल देते थे चापर चापिंग, ठीक है। तो अब तो आपको पता रहेगा एक तरफा धार होता था और इसका उपयोग काटने के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी हैं। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न बनता है चापर चापिंग संस्कृत की खोज किसने करी, तो दोस्तों आपको याद रखना है नाम है डीएन वाडिया, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो आपको अलग से याद रखना होगा। डीएन वाडिया ने 1928 में दोस्तों चापर चापिंग संस्कृत की खोज की थी, ठीक है। बाद में इसको 1935 में अन्य लोगों ने इसको विकसित किया था, ठीक है। तो डी टेरा पीटरसन करके एक व्यक्ति सामने आते हैं जो इसके खोज को और इसके रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीएन वाडिया ने ही चापर चापिंग संस्कृत की खोज की थी। कहाँ पे, तो पंजाब में एक सोनम करके नदी बहती है दोस्तों, ठीक है, उसके अन्य नाम भी हैं। तो पंजाब में विशेषकर ये औजार और ये हथियार मिले थे। अब हम यहाँ पे देख ले, देखिए सोहन नदी है, एक्चुअल में पंजाब की सोहन नदी है। तो इसके किनारे दोस्तों ये मिला था और इसीलिए इसको सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषता सीख ली है। देखिए आपको आलस्य आ रहा है, आपको नींद आ रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों अगर आप बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मात्र गिने चुने 16 दिन हैं, ठीक है। और अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वहीं आपको 24 दिन बचे हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से कंसंट्रेट करना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, एक धार से रिवाइज करना है। अगर मैं इतना एनर्जी डाल रहा हूँ, आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल जोश के साथ, पूरे होश के साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप अपने भाई को सपोर्ट भी करें, इस चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करें, ठीक है, अगर इच्छा हो तो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में हैंडेक संस्कृत की। देखिए निम्न पुरा पाषाण काल में हमने बात तो कर लिया चापर चापिंग संस्कृत का, ठीक है, जो उत्तर भारत में एक्चुअली विकसित हुआ। अब दक्षिण भारत में भी तो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैंडेक संस्कृत का एक तरह से यहाँ पे विकास हुआ। अब हैंडेक संस्कृत क्या है, लकड़ी होता था और उसमें क्या करते थे लोग, पत्थर से मतलब कुल्हाड़ी बनाने का प्रयास था, ठीक है। तो आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हैंडेक संस्कृत की खोज कहाँ पर की गई, किसने की, कब की, कहाँ कहाँ पे हैंडेक्स मिला हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न का जवाब आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए हैंडेक संस्कृत की खोज किसने करी, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। तो याद रखना है आपने कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या किया था, हैंडेक संस्कृत की खोज की थी। कहाँ पे की थी, तो देखिए मद्रास के समीप वादम दुराई करके एक लोकेशन हुआ करता था, जिसको पलवरम नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एग्जाम में पलवरम करके ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस लोकेशन को पलवरम नाम से भी जानते थे और यही हैंडेक्स जो है ये अतिरिपक्कम में भी खोजा गया था, लेकिन इसको विलियम किंग्स ने खोजा था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अतिरिपक्कम में विलियम किंग्स ने खोजा था और हैंडेक संस्कृत की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने कहाँ पे करी थी, मद्रास के समीप वादम दुराई या फिर पल्लवरम
खत्म। ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको दोनों पॉइंट से अब प्रश्न बनेगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हंडेक संस्कृत की विशेषता दी हुई है, तो आपसे जो फैक्चुअल प्रश्न बनने थे वो बन चुके। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थरों के कोर फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण हैं। ये स्क्रेपर और खुरचनी एक पत्थर के ब्लेड होता है और इसका किनारा धारदार होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे स्क्रैपर खुरचनी मतलब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी पाए जाते हैं हैंडेक संस्कृत में। अब हम बात करेंगे मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसका समय काल अगर हम आपको बता दें तो ये 50,000 बीसी से स्टार्ट होता है और 40,000 बीसी तक के समय काल को हम बोलते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए हमने क्या देखा, निम्नपुरा पाषाण काल में जो बीच वाला हिस्सा पत्थर का जो फूटने के बाद जो बीच वाला हिस्सा होता था उससे औजार बनाते थे जिसको कोर कहते थे। लेकिन इसमें क्या है, ये जो फलक है, ठीक है, तो फलक से हथियार बनाए जा रहे हैं, औजार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें इस संस्कृत को फलक संस्कृत के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अब इसमें देखें जेस्पर चर्ट पत्थरों का ये प्रयोग करते थे और ये प्रमुख कच्चे माल के रूप में इनको प्रयोग करते थे। और इस समय के मुख्य औजार जो थे वो फलक थे, वेदनी थे और खुरचनी थे। देखिए ऐसा नहीं है कि कोर संस्कृत वाले या फिर निम्नपुरा पाषाण काल वाले औजार खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस समय भी ठीक है जो औजार थे वो मध्यपुरा पाषाण काल में प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन साथ में आपको नई चीज फलक बेधनी खुरचनी, ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मध्यपुरा पाषाण काल की खोज किसने की, ऐसा भी प्रश्न बनता है मेरे दोस्तों। तो ये हैं एच डी संकालिया। ठीक है, तो एच डी संकालिया का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं इसी में हम थोड़ा सा और। देखिए फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हम फलक संस्कृत की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, तो इसमें ज़्यादा परेशान आप नहीं होंगे। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में इसके प्रमुख स्थान की बात करें तो जो चकिया वाराणसी वाला क्षेत्र है और मिर्ज़ापुर के जो वेलन घाटी हैं, ठीक है, ये क्या है, मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल। मध्य प्रदेश के अगर भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो वो भी मध्यपुरा पाषाण काल का ही है। और सोन घाटी जो है, सोन नदी की घाटी और राजस्थान का जो बागान वाला क्षेत्र है वो सभी इस काल के यहाँ पे उपकरण मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थली आप कह सकते हैं मध्यपुरा पाषाण काल से प्रभावित स्थली है। अब हम उच्चपुरा पाषाण काल की बात करेंगे, जिसका जो समय काल है मेरे दोस्त वो है 10,000 बीसी से लेकर कब तक है दोस्तों, एक्चुअल में यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, 40,000 बीसी से लेकर ये 10,000 बीसी तक का समय काल है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस काल का जो मुख्य उपकरण है वो ब्लेड है। मैंने आप लोग को बताया था जो फलक हुआ करता था उसी को ऐसे मान लीजिए दो फलक लेके हमने जोड़ के बीच में ऐसे ज्वाइंटिंग बना दिया और इसको पकड़ने वाला सिस्टम बना दिया, तो इसी को ब्लेड कह देते थे। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे उच्चपुरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्लेड पतले और सकरे आकार का वह फलक है जो दोनों किनारों पर समानांतर होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इस काल में जो हड्डी है उनके उपकरण भी मतलब बनाए गए थे, आपको ये भी याद रखना है। यह दक्षिण के आंध्र प्रदेश के रेनिंगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के रेनिंगुंटूर और कर्नाटक के सोरापुर में। तो आपने रेनिंगुंटूर का नाम मूवियों में सुना होगा तो आपको याद होगा, और बाकी कर्नाटक का सोरापुर याद रखना है जहाँ पे उच्चपुरा पाषाण काल के जो औजार हैं वो प्राप्त हुए थे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखिए, उच्चपुरा पाषाण काल तक आते आते दोस्तों जो जलवायु है वो परिवर्तित होने लगा था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है अगर आपसे प्रश्न बने कि किस काल से, ठीक है, जो जलवायु है उसमें परिवर्तन स्टार्ट हो गया, तो मेरे दोस्त याद रखना है उच्चपुरा पाषाण काल में। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपने जान ली है तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ पे अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। ठीक है, हमने देखा उच्चपुरा पाषाण काल में दोस्तों क्या हो रहा था, जो टेम्परेचर है जलवायु है वो परिवर्तित हो रहा था। ठीक है, अब वहीं मध्य पाषाण काल में क्या हो जाता है, मध्य पाषाण काल में अब जलवायु परिवर्तन तो स्टार्ट हो गया था 10,000 बीसी में ही। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम आए हैं, ठीक है, ये जो समय काल है दोस्तों 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, ये पीडीएफ में थोड़ा सा दूसरे बुक से लिया गया है। ठीक है, बल्कि आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये समय काल आपको 10,000 से लेकर
8000 BC के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं, बाकी ये वाला डेट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो 10,000 BC की बात करें तो हमने देखा क्या, जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से जो घास फूस है उसमें भी परिवर्तन होने लगा। और जब घास फूस में परिवर्तन होगा तो दोस्तों जो पनपने वाले जीव जंतु हैं वो भी परिवर्तित होंगे। तो इस समय काल में जो जीव जंतु थे उनके जो साइज हो गए दोस्तों वो छोटे हो गए। ठीक है, क्या हो गए, वो स्मॉल साइज के आने लगे जो जीव जंतु हैं। तो उनका जाहिर सी बात है, अगर कोई जानवर छोटा सा है उसका शिकार करना है तो दोस्तों आप बड़े हथियार से तो मारोगे नहीं, बड़े पत्थर उठा के तो फेंकोगे नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, छोटे, ठीक है, छोटे हथियार, ऐसे नौचंद्राकार पत्थर के ऐसे कुछ हथियार सामने आने लगे। यानी कि अब ऐसे कुछ हथियार बना के, ठीक है, ऐसे समलंब नौचंद्राकार या फिर त्रिभुजाकार ऐसे पत्थरों के हथियार बना के अब उन्हें मारने के लिए उनको फेंकने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इस काल के लोग क्या किए, अब छोटे जानवरों का शिकार करना है तो उन्हें दौड़ाकर और पत्थर या फिर ऐसे नौचंद्राकार समलंबाकार त्रिभुजाकार पत्थर के जो औजार थे उनको चलाकर मारने की तकनीकी विकसित की। तो आपके यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में और फिर अन्य सभी एग्जामों में प्रश्न बन जाता है कि जो प्रक्षेपण तकनीक है, ठीक है, जो एक तरह से प्रक्षेपास्त्र तकनीक है वो किस काल में विकसित हुआ था। तो मेरे दोस्त आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, मध्य पाषाण काल में। मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों हुआ था। ठीक है, और देखिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, माइक्रोलिथिक एज। तो माइक्रोलिथिक एज क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न अगर आपसे बन जाए बड़े से मतलब लिखने के लिए तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म, ठीक है, और लिथिक मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो छोटे पत्थरों के औजार बनने स्टार्ट हो गए, इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। आपने 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट सीख ली है कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि जो चलाकर यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कब हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। और माइक्रोलिथिक एज किसको कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, इसने खोजा किसने। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रश्न बने तो आपको याद क्या रखना है, सीएल कार्लाइन महोदय का योगदान है। मध्य प्रदेश है दोस्तों, उसका जो विंध्यन क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 1 से 8 सेंटीमीटर साइज के क्या किए थे, पत्थरों के औजार हथियार खोजे थे। ठीक है, और यहीं से तब फिर ये जानकारी प्राप्त होती है कि इस काल में जो छोटे जीव जंतु आने की वजह से जो उनका औजार था छोटा हो गया था। ठीक है, मैं पत्थर के औजार की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। गर्म और शुष्क हो गया जलवायु, और रहन सहन में परिवर्तन हुआ, जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव हुआ, और जिससे इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव हुआ। ये सारी बातें आपने सीख ली है। अब यहाँ पे देखें, जो मतलब इस काल में जो औजार थे वो बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। क्वार्टजाइट के अलावा अन्य छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। शिकार करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ, और इस समय का मानव पशु जो कुत्ता है उसको पालना स्टार्ट कर दिया, और जिसके साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें, इस युग के रहन सहन की जानकारी पत्थरों की गुफाओं में दीवारों पर बनाए गए चित्रों की नक्काशी से मिलती है, और साथ ही साथ इस युग में प्रयोग होने वाली जो कृष्ण लोहित मृदभांड है, जिसको हम काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन से निर्मित करते थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कृष्ण लोहित मृदभांड किस समय काल से संदर्भित है या जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये है मध्य पाषाण काल का विषय वस्तु। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। कृष्ण लोहित मतलब क्या है दोस्तों, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये किस काल में मिलते हैं, मध्य पाषाण काल में। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। याद रखना है आपको, इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य। इसके साथ साथ अतिरिक्त अनेक छोटी भट्टियां, झोपड़ी, फर्श, दाह संस्कार के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती हैं। और यहाँ से मानवीय आक्रमण के युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होता है, और ये लोकेशन हो जाता है दोस्तों सरायनहर। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस काल में मानव अस्थिपंजर का सबसे
पहले अवशेष तथा हड्डियों के आभूषण प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। और यही सराय नहर है जहाँ पे दोस्तों एक तरह से युद्ध और आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहीं पे 37 नरकंकाल एक जगह पे छितरे बिथरे मिले हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे या तो फिर आपस में लोग मर कट गए थे या फिर किसी ने आक्रमण किया था, जिसकी वजह से एक ही जगह 37 लोगों के नरकंकाल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतिहासकारों का अनुमान है, आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न एक्चुअल में बन चुका है पीसीएस में, तो आप सतर्क रहेंगे इस टॉपिक को लेकर। साथ में यहाँ पे 12 सिंघा, भैंस, हाथी, सूअर, कछुआ और पत्नियों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सराय नहर में ही दोस्तों एक कब्र में 4 लोगों को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा। यहाँ से अनेक सावधान मिले हैं जिसमें 2 व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये खासियत हो जाती है दमदमा महदहा की। ठीक है, जहाँ पे 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक साथ दफनाए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रतापगढ़ से छोटी बस्ती के साक्ष्य, देखिए ये सारी बातें हमने देख ली है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे और ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। अब आते हैं हम बुर्ज होम। ठीक है, तो बुर्ज होम कश्मीर से, ठीक है, मतलब एक जगह है कश्मीर में जहाँ पे मानव के साथ जो कुत्ते दफनाने का साक्ष्य हमको मिलता है। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न बनता है कि बुर्ज होम निम्नलिखित में से कहाँ पर किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का एक क्या है, सिंधु घाटी सॉरी पाषाण काल का, और पाषाण काल में मध्य पाषाण काल का एक स्थल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नाम क्या है, बुर्ज होम। बुर्ज होम का भी मीनिंग पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, जिसका मतलब होता है जन्म स्थान। ठीक है, क्या नाम है, जन्म स्थान बुर्ज होम का। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं, जहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। कब, मध्य पाषाण काल में। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से जंगली और पालतू दोनों प्रकार के पशुओं की जली हुई अस्थियां मिलती हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान के बागौर में जैसे पशुपालन जैसी जो क्रिया है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इस काल के जो प्रमुख केंद्र हैं वो है बेतवा घाटी, सोना घाटी, और मध्य प्रदेश में है ये दोनों। कृष्ण घाटी कर्नाटक में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, नेवासा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के जो विषय में जानकारी मिलती है वो सीएल कार्लाइल महोदय देते हैं 1857 ईस्वी में, जो विंध्य क्षेत्र में इन्होंने खोज करी थी। जैसे मैंने आपको बताया था 1 से 8 सेंटीमीटर साइज तक के औजार इन्होंने खोजा था, और इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों, इसका महत्व है। क्या महत्व है, जो आज कृषि आप देख रहे हैं ना, ये इसी समय काल में स्टार्ट हुआ था। इसका समय काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ओल्ड डेटेड डाटा है। ठीक है, तो ये समय काल एक्चुअल में क्या है दोस्तों, 6000 से लेकर, ठीक है, ये 6000 से लेकर आपका हो जाता है, सॉरी 6000 से नहीं, ये 8000 से लेकर 6000 बीसी तक का समय काल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए नव पाषाण काल में आपसे प्रश्न क्या बनता है, नव पाषाण काल जो शब्द है किसने दिया। ठीक है, नव पाषाण काल को क्रांति का काल किसने कहा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक 1885 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक इन्होंने लिखा है, क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो इन्होंने नव पाषाण काल यानी इसको नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो दोस्तों जॉन लुबाक ने। ठीक है, सर जॉन लुबाक ने 1885 में, और उनकी जो पुस्तक है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इन्होंने उसका जिक्र किया। इस समय का मानव पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के अपेक्षा अधिक बदलाव इस समय के मानव में हुआ था। ठीक है, इस युग में अग्नि से भोजन पकाने जाने की तकनीक प्रारंभ हो गई थी। इस काल की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं के, ठीक है, गेहूं की 3 और जौ की 2 और कपास की खेत की साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूं की कितनी है दोस्तों, 3, और जौ की कितनी है, 2 किस्में, और कपास की खेती के साक्ष्य आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको चीज़ें याद रखनी है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और गोलाकार, ठीक है, इसके साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और देखिए सबसे प्राचीन जो कृषि का साक्ष्य है वो भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य, और एक तरह से ग्रामीण या गांव का सबसे पुराना साक्ष्य, या फिर पशुपालन बोले, कृषि बोले, कपास, जौ, गेहूं, इसका सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है मेहरगढ़ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेहगड़ा का, ठीक है। तो देखिए बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित इस स्थल से पशुपालन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जिसमें 3 बहुत बड़े दरवाजे हैं तथा 28 स्तंभ गर्त है। इसमें 20 से अधिक पशु बांधे जाते रहे होंगे, ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो कहाँ पे? मेहगड़ा में, जो कि बेलन घाटी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। उतनूर और पेमपल्ली, जो उतनूर आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है स्थान, ये कहाँ पे इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। पेमपल्ली तमिलनाडु में है। दोनों जगह में कपड़े के निर्माण और कपड़े के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने कि कपड़े के उपयोग या फिर कपड़े के निर्माण से, ठीक है, के बारे में सबसे जो पहले साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से? तो दोस्तों उतनूर और पेमपल्ली से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर ताम्र पाषाण युग पे, ठीक है। तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना पाषाण काल, और हमने कितना समय लिया इसमें? 30 मिनट। आधे घंटे में आपका 4 अंक का काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर इसी सेशन को रिवाइज कीजिएगा अपने एग्जाम तक, ठीक है। बाकी अब हम ताम्र पाषाण युग की बात करें अगर, तो दोस्तों देखिए इस युग में तांबे और पत्थर का, ठीक है, प्रयोग करके औजार बनाए जा रहे थे, ठीक है। इसीलिए इस युग को हम ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ताम्र पाषाण युग है। ताम्र पाषाण का संस्कृत का आरंभ नवपाषाण युग के बाद हुआ था। ताम्र पाषाण युग तथा ताम्र पाषाण संस्कृत में जो उपकरण और औजार हैं या हथियार कह लें, ठीक है, इनका निर्माण पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग करके बहुतायत में होने लगा, और यही कारण है इसका नाम ताम्रपाषाण युग पड़ा, ठीक है, या फिर ताम्रपाषाणिक युग इसको कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। सर्वप्रथम धातुओं में तांबा का प्रयोग किया गया। तो जिस संस्कृत ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया, उसी संस्कृत को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, और जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था, ठीक है। तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग हड़प्पा की जो कांस्यकालीन संस्कृति है उससे पहले की है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हड़प्पा का जो समयकाल है, ठीक है, उससे पहले का होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि भाई तांबा आया उसके बाद से ही कांसा निर्मित हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेकिन भारत में हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृत की बात करें तो ये पहले आती है, ठीक है। तो हड़प्पा की जो है वो कांस्य संस्कृत से पहले आती है, और अधिकांशतः जो ताम्रपाषाणिक युग हैं वो संस्कृतियां बाद में आती हैं। ये विशेषकर अगर हम भारत की बात करते हैं तब। ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे, और वे मुख्यतः अनाज में गेहूं, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहन फसलों को भी ये उगाया करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखें वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर पाला करते थे, और ये हिरन का शिकार करते थे, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न बने ताम्रपाषाण काल के लोग किन किन जानवरों को पालते थे, तो दोस्तों भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सूअर और हिरन का ये लोग शिकार करते थे। ऊँट से, ठीक है, ये लोग परिचित थे। इस बात के भी साक्ष्य ऊँट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। सामान्यतः इस संस्कृति या युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो इम्पोर्टेंट बात है, ताम्रपाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांव में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैलते थे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थीं। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, संभवतः वह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे।
तो ये चीज़ें याद रखनी है। ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण कार्य करना जानते थे, ठीक है। साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति के कारीगर भी थे। साथ ही कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर थे, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने, ताम्रपाषाण काल के लोग वस्त्र का निर्माण करना जानते थे? तो जी हाँ, जानते थे। आपसे प्रश्न बने कि वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति या टेराकोटा के जो भी चीज़ बनती थी मिट्टियों में, क्या उसकी जानकारी थी? तो हाँ, थी। साथ ही जो मतलब एक तरह से कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी और चूना बनाने का जो कारीगर था, ठीक है, इस समय काल में फेमस था। ताम्रपाषाण काल के जो अधिकतर मृदभांड हैं वो मिट्टी के बर्तन हैं, काले व लाल रंग के थे, ठीक है। और जो कि चाक पर बनते थे। कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रेखिक आकृतियां भी उड़ेली जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एक तरह से दोस्तों ये मृदभांड है, काले और लाल रंग का प्रयोग करके बनाया गया है। इस पे क्या है, सफ़ेद रंग की रेखाएं, आकृतियां, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए बात करते हैं भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे दो स्थान फेमस होते हैं, आहाड़ और गिलुंद, ठीक है। तो और भी स्थान है लेकिन जो फेमस है आहाड़ और गिलुंद है, जो आप उदयपुर में और राजसमंद में देख सकते हैं, ठीक है। आहाड़ जो संस्कृत है दोस्तों, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत है, इसको हम बनास संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों बनास संस्कृत? क्योंकि ये जो आपको ताम्रपाषाणी के जो बस्तियां मिली हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो कल्चर मिला है, वो बनास नदी के किनारे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे बनास नदी आपको पता है राजस्थान से स्टार्ट होती है बहना, और बहते हुए आती है और चंबल में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो बनास नदी के आसपास ये संस्कृत विकसित हुई थी, इसने इसको आहार संस्कृत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आहार संस्कृत की विशेषता भी थी, यहाँ पे रंगाई कुंड था, जो कपड़ों पे छाप वगैरह बनाते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग विकसित थे, इनका जो व्यापार था वो विकसित था, ठीक है। तो आहार संस्कृत की इतनी विशेषता आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों में पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मालवा का क्षेत्र है, कैथा है और ऐरण है, ठीक है। तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्र हैं। और यहाँ पे देखिए कैथा संस्कृत सबसे प्राचीन संस्कृत है, ये भी आपको ताम्रपाषाणिक युगीन बस्तियों में याद रखना है, ठीक है। तो कैथा जो संस्कृत है वो सबसे प्राचीन है, किसमें? ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों में, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिमी महाराष्ट्र यानी कि यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद, चंदौली में कोल्हापुर, इनाम गांव इस युगीन बस्तियों, ठीक है, बड़ी बस्तियाँ यहाँ यही मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे इनाम गांव दोस्तों इस युग की सबसे बड़ी बस्ती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिली है? ये पुणे में मिली है। चंदौली जो बस्ती है ये कोल्हापुर में मिली है, याद रखना है। जोरवे इसको बोलते हैं कभी कभी, तो कहीं जोखे कहीं जोरवे। तो नेवासा, सोनगांव, दैमाबाद ये अहमदनगर में प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो सभी याद रखना है आपको। चलिए इस तरह से हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, बहुत ही पोलाइटली हमने उन्हें समझ लिया। अब आपके प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, और इसको भी हम रिवाइज करेंगे। चलिए हम समझते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, आपको पता है। यहाँ पे एक सिंधु नाम की नदी बहती है जो मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत के पठार के आसपास, और ये भारत के जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से बहकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इसी के आसपास दोस्तों ये सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है, सिंधु नदी के आसपास, इसके सहायक नदियों के आसपास। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि सिंधु नदी के घाटियों में लोग निवास करते थे, बस्तियां बना के बसे हुए थे,
ठीक है, एक बात आपने पता चल गई। अब इसी को हड़प्पियन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो फर्स्ट प्रथम स्थली जो खोजी गई थी वो हड़प्पा ही थी, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और हड़प्पा को, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थली इसीलिए कहते हैं। तो ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थली को प्रारूप स्थली के नाम से भी जानते हैं, तो वो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थली को, ठीक है। तो हड़प्पा को हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अभी आप जान लीजिए। देखिए दो नाम तो आपको पता चल गया, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसी को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पियन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नामों में दोस्तों यहाँ पे भारत में एक सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है। और इस नदी के किनारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थली खोजे गए हैं। इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। एक नाम और पता चल गया, इस तरह से आपको 3 नाम पता चल गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग बहुतायत करते थे। किसका दोस्तों? कांसे का प्रयोग ये लोग बहुतायत करते थे और इसीलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो एक चीज़ और भी पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। और एक महत्वपूर्ण बात, ये लोग जो है ना, ये नगर में निवास करते थे, ठीक है, शहर बना के रहते थे और एक तरह से ये शहरीकृत सभ्यता थी और इसीलिए इसको प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी बोलते हैं। तो एक तरह से आपको एक नाम और मिल गया। तो ये सभी नाम किसके हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के, तो याद रखेंगे। चलिए अब इसमें हम थोड़ा 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कई विद्वानों का मत है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है। क्यों उचित है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। तो कुछ का मत है क्योंकि हड़प्पा की जो खोज है सर्वप्रथम हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए, ठीक है। तो ये तो एक तरह से टिप्पणियाँ हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुव्यवस्थित और सुविकसित सभ्यता थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एक तरह से महान स्नानागार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, मतलब सुनियोजित सुव्यवस्थित कस्बे नगरों में ये लोग रहा करते थे, ये सारी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की है। तो आपसे मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बने, फैक्चुअल क्वेश्चन बने तो आप बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या मिले हैं, बड़े बड़े भवन मिले हैं, सभागार मिला है, स्नानागार मिला है, कारागार मिला है, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें, ठीक है। ये सभी विशेषता किसकी है? शहरों की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसी में। इस सभ्यता के लोगों में हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करने का नॉलेज था और इनके निर्माण में ये तांबे का प्रयोग करते थे, चांदी, कांसे आदि का ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सिंधु सभ्यता का एक तरह से काल निर्धारण करें, ठीक है, तो बहुत विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन सबको आपको नहीं रटना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फादर एच हेरास का आपको याद रखना है, इन्होंने 6000 ईसा पूर्व बताया था, तो ये पीसीएस में प्रश्न बना हुआ था। तो एक ये कि याद रख लीजिएगा, और एक रेडियो कार्बन मेथड से जो सिंधु घाटी सभ्यता का एज निर्धारित है 2350 से 1750, एक ये वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 2 याद रख लिया, और अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का भी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। बाकी माधव स्वरूप वत्स क्या बोले थे 3500 से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है। जॉन मार्शल ने क्या कहा था, ये 3250 से 2750 ईसा पूर्व इन्होंने बताया था। अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व बताया था। मार्टिमल व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन, फादर एच हेरास का रेडियो कार्बन मेथड, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके। ये दोनों मतलब पूछा नहीं गया है, अगर पूछा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये चारों आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहली स्थली है, ठीक है। तो सबसे पहली स्थली मोहनजोदड़ो तो नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जान लें, फिर आगे हम फिर से जाके मोहनजोदड़ो देखेंगे। देखिए वर्ष 1921 में क्या होता है, दयाराम साहनी जी की और
उनके सहायक माधव स्वरूप वत्स के द्वारा क्या किया जाता है, हड़प्पा की खोज की जाती है। तो आपसे प्रश्न बनता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। और उनके सहायक कौन थे? माधव स्वरूप वत्स। ठीक है। और हड़प्पा जो है ये वर्तमान में कहाँ पे है? तो दोस्तों पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पे एक मांटगोमरी करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको हड़प्पा देखने को मिल जाता है। ठीक है। और ये रावी नदी के तट पर विकसित है। ठीक है। और रावी नदी के तट के आसपास ये विकसित हुआ था, ये चीज़ भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो तीनों चीज़ याद रखेंगे। ठीक है। तीनों क्या क्या? कब खोजा गया? 1921 में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और मांटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। और किस नदी के तट पर हुआ? तो दोस्तों रावी नदी के तट पर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रमुख साक्ष्य क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मुहर मिलता है, यहाँ पे कब्रिस्तान मिलता है। ठीक है। मछुआरों का चित्र मिलता है, किस पे? बर्तनों पे। बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां मिलती हैं, धोती पहने हुए एक मूर्ति मिलती है। और कांसे की मतलब कांसे का सिक्का मिलता है, शंख से बना बैल मिलता है, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। तो ये श्रमिक आवास भी यहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कब्रिस्तान यहाँ पे जो मिलता है दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से RH जो कब्र है, ठीक है, वो लकड़ी का बना हुआ कब्र आपको यहाँ से प्राप्त हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए इसी में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर। ठीक है। हड़प्पा के बारे में आपने थोड़ा सा जान लिया, अगर कुछ और भी जानना रहेगा तो हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक टेस्ट सीरीज आएगा मैराथन का एंशिएंट हिस्ट्री पे, उसको अगर आप देख लेंगे तो कभी भी आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखेंगे आप। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे और ये आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। खोज इसकी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। ये सारी बातें पूछी जाती हैं। यह सिंध में, अगर हम पाकिस्तान का कौन सा प्रांत देखें, सिंध प्रांत। ठीक है। तो वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। किस जिला में दोस्तों? लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे। यहाँ पे आपसे कुछ अतिरिक्त प्रश्न बनते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, ये किस आकृति में विकसित हुई थी? दोस्तों आज के बाद आप याद रखेंगे त्रिभुजाकार में। ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार में विकसित हुई थी। ये लेंथ आपको 1600 किलोमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है। और ये जो लेंथ है ये 1400 किलोमीटर का देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। अभी आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ और भी, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। चलिए हम कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वहाँ पे क्या क्या मिला है। यहाँ पे सूती कपड़े के अंश मिले हैं, महान स्नानागार मिला हुआ है, पुरोहितों के आवास मिले हुए हैं, सभागार मिला हुआ है, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति मिली है, तांबे का ढेर मिला है, पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है और घोड़े के दांत, सेलखड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्थली से फलाना साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये कांसे की बनी नग्न मूर्ति है और ऐसा मतलब ऐसा इतिहासकारों का कहना है जो मूर्ति में स्त्री बनी है ये प्रोटो स्टोलाइज प्रजाति की है। ठीक है। प्रोटो स्टोलाइट करके एक प्रजाति होती है, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। कि प्रोटो एस्ट्रोलाइट प्रजाति का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है और यही जो कांसे की मूर्ति है, ठीक है, नर्तकी की, उसी में। ठीक है। तो ये चीज़ें प्रश्न बन चुकी हैं तो आपको याद रखना है। और चलिए बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के ऊपर। तो दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, ये तो आपको पता ही होगा। ये स्थान आपको राजस्थान में मिलता है और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष महोदय के द्वारा किया जाता है और बाद में जो BK थापर हैं 1960 में। ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा और भी रिसर्च करते हैं तो आपको याद रखना है। ठीक है। 1953 में अमलानंद घोष द्वारा और BK थापर के द्वारा 1960 में इसकी खुदाई करवाई जाती है। कालीबंगा का अर्थ मैंने आपको बता रखा है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। तो अमलानंद घोष और BK थापर में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों कालीबंगा से रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें कि ये जो राजस्थान में है ये किस जिला में है, तो गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा विकसित हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कालीबंगा से मिली हैं, उसके बारे में प्रश्न बनता है।
ये कच्चे ईंटें, अलंकृत ईंटें, ठीक है, यहाँ पे मिले हुए हैं। बेलनाकार मुहरे मिले हुए हैं जो कि मेसोपोटामिया जैसे दिखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो मुहरे हैं उनकी तरह दिखते हैं। खेतों के साक्ष्य, यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता हुआ है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कालीबंगा से। और जाहिर सी बात है, जुते हैं तो वहाँ पे कुछ फसलों के भी साक्ष्य मिलेंगे। तो वहाँ पे जैसे अगर दूर दूर जुताई हुई है तो इसका अनुमान है कि यहाँ पे सरसों बोया जाता था। ठीक है, और जहाँ पे नजदीक करीब करीब जुताई हुआ है, ऐसे बिल्कुल करीबी वाला, तो उसको मानते हैं कि यहाँ पे चने की फसल बोई जाती थी और लकड़ी के बने यहाँ पे पाइप थे। ठीक है, कुछ अन्य बातें भी थी कालीबंगा में, जैसे शैल चिकित्सा। ठीक है, शैल चिकित्सा क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। इसमें क्या है, कालीबंगा में ही एक खोपड़ी मिली हुई है जिसमें 6 छेद मिले हुए हैं। तो इसे ये अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि कालीबंगा में क्या है, शैल चिकित्सा का नॉलेज लोगों को था। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। हड़प्पा के बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे चान्हू दड़ो के बारे में। ठीक है, तो चान्हू दड़ो दोस्तों ये भी सिंध प्रांत में पाकिस्तान की एक स्थली है। इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो नाम याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। और चान्हू दड़ो दोस्तों आपको कभी नहीं भूलेगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिसके बाद से आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1931 में इसकी खोज तो हो गई। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे, यही जो क्षेत्र है यहीं पे चान्हू दड़ो की खोज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विशेष साक्ष्य मिले हैं, जैसे यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले, मतलब जो उस समय की महिलाएं थी तो उनके मेकअप किट मिले हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं एक तरह से सजने संवरने, लाली लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चान्हू दड़ो से। ठीक है, और हाथी के दांत का बना हुआ कंघा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे मनके के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मनके क्या होता है दोस्तों, वो जो छोटे जानवरों को पहनाए जाते हैं ना, गोल मटोल सुंदर सुंदर उनको गुड़िया बना के, तो उसी को मनके बोलते थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक प्रश्न बनता है बड़ा फ्रिक्वेंटली कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य एक ईंट पर कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों वो स्थान चान्हू दड़ो ही है। आपको ये भी याद रखना है। वक्राकार ईंट, यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंट प्राप्त हुए हैं। ये भी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सभी विशेषता थी चान्हू दड़ो की। अब हम बात करेंगे अगले स्थली पे। अगला स्थली क्या है, बनावली। यहाँ पे प्रश्न क्या क्या बनता है वो पहले सुन लीजिए। यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये स्थान बनावली है। ठीक है, तो आप अब प्रश्न बनेगा तो आप नहीं भूलेंगे। एक प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थली की, ठीक है, जो वाटर मैनेजमेंट जो व्यवस्था थी वो सबसे बेकार थी, तो दोस्तों वो बनावली ही है। ठीक है, बनवाली है, आप याद रखेंगे। इसकी खोज 1973 में की गई थी। R.S. बिस्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखेंगे। और यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में आपको देखने को मिल जाता है। तो प्राप्त साक्ष्य क्या है, तांबे का बना एक वड़ाग्र और कुल्हाड़ी मिला है। हल की आकृति का खिलौना मिला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पत्थर एवं ईंट के मकान मिले हैं। उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, ये सब प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्न बने सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, उन्नत किस्म के जौ का एविडेंस कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। ये सारी विशेषता बनवाली की रही। अब हम बात करेंगे लोथल, जहाँ से अभी तक बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो आप याद रखेंगे। देखिए लोथल पे प्रश्न कहाँ से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक तरह से बंदरगाही स्थल है वो कौन था, तो दोस्तों वो लोथल था। ठीक है, जहाँ पे क्या मिला है दोस्तों, जहाँ पे डॉकयार्ड के एविडेंस मिले हैं और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉकयार्ड था, इसलिए हम इसको बोलते हैं पत्तन नगर। ठीक है, तो याद रखेंगे लोथल को ही पत्तन नगर की उपाधि मिली हुई है। अब हम थोड़ा पीडीएफ पे ध्यान देते हैं। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे जो साक्ष्य हैं यहाँ पे अग्निवेदिका मिले, यानी कि हवन कुंड मिले हैं। पक्की मिट्टी से बने नाव का नमूना मिला हुआ है। जहाज बनाने का स्थल है यहाँ पे, तो दोस्तों वही डॉकयार्ड। चावल के दाने मिले हैं। फारस की मुहर, फारस की मुहर क्या थी दोस्तों, देखिए फारस की मुहर क्या थी, जो लोथल स्थली है, यहाँ पे मैं आपको स्केच करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है गुजरात का खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्केच करूँ तो ये है फारस की खाड़ी और ये है लाल सागर। ठीक है, और
हमें यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ के लोगों का, ठीक है, यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। ये है फारस की खाड़ी। और यहाँ पे जो मुहर मिले हैं दोस्तों, वो एक मतलब सिक्के के ऊपर कह सकते हैं दो मुहा राक्षस का मुहर मिला है, और ये मुहर फेमस था फारस की खाड़ी में। अब ये यहाँ लोथल में मिल रहा है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो लोथल है, गुजरात है, ठीक है, इसका जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था फारस की खाड़ी के लोगों के साथ, ठीक है। तो ये एविडेंस प्राप्त हुआ है। और हाथी दांत के स्केल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो घोड़े की लघु मोड़े क्या है दोस्तों, ये मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति घोड़े की यहाँ पे छोटी सी प्राप्त हुई है। मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों मम्मी क्या होता है, ये आपको पता है मिस्र में लोग अपने पूर्वजों को मतलब एक तरह से विशेष केमिकल में लपेट कर, ठीक है, और बड़े बड़े पिरामिड बनाकर उसके अंदर सुरक्षित रखते थे, ठीक है, जिसको हम मम्मी बोलते हैं। तो मम्मी की आकृति जो है ये लोथल से भी प्राप्त हुआ, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक तरह से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों यूपीएससी में एक प्रश्न बना हुआ था, आप ध्यान से सुन लें, क्या पता फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न में आपको घुमा के पूछा जाए कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये विश्व स्तर पर क्या ये घाटे का एक तरह से व्यापार था, यहाँ का व्यापार संतुलन कैसा था, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप याद रखेंगे आज के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था, विशेषकर कपास के व्यापार में ये लोग लिप्त थे, ठीक है, और भी अन्य चीज़ों का व्यापार था, लेकिन ये लोग एक तरह से आप कहेंगे कि पॉजिटिव था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ठीक है, जिसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो पॉजिटिव था, सकारात्मक था, यानी कि हम लोग ज़्यादा चीज़ें बेचते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, हम मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी उस समय। तो देखिए यहाँ पे चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत भी मिलते हैं। तो लोमड़ी आज से चालाक नहीं है, ये बहुत पहले से चालाक है, ठीक है। और अनाज पीसने के लिए यहाँ पे चक्की के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक तरह से कपल युगल समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो सती प्रथा का साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये लोथल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी विशेषता आपने लोथल के बारे में जान ली है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो चावल के दाने के साक्ष्य, अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल डॉकयार्ड, सबसे ज़्यादा फेमस डॉकयार्ड ही था, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आलमगीरपुर पे। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी हिस्से में आलमगीरपुर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थली कौन सी है, तो दोस्तों वो आलमगीरपुर हो जाता है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में होती है, जो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया। अब हम बात करें रोपड़ की, तो दोस्तों इसकी खुदाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाया था, ठीक है। तो 1958 में आलमगीरपुर का, और रोपड़ में 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही करवाई गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है, रोपड़, ठीक है। तो आलमगीरपुर आपका हिंडन हो गया और रोपड़ हो गया सतलज नदी के तट पर। अब रोपड़ की विशेषता क्या है दोस्तों, देखिए जो मैंने आपको बताया था मध्यपूरा पाषाण काल में, हमने देखा था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में हमने क्या देखा था, बुर्जहोम में, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम है, जिसका अर्थ मैंने बताया था जन्मस्थली। तो बुर्जहोम नामक स्थान पर एक मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला था। सेम थिंग यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है, कहाँ पे, रोपड़ में। तो तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह, ठीक है। तो ये साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, रोपड़ में भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सुरकोतड़ा पे। तो दोस्तों इसकी खुदाई 1964 में जगपत जोशी के द्वारा की जाती है। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जगपत जोशी, ठीक है। कब, 1964 में। अब यहाँ पे देखें, यह स्थान आपको गुजरात में देखने को मिलता है, कच्छ नामक जगह पर। तो इतना तो आपको पता चल गया। अब इसकी विशेषता क्या है, प्रश्न कहाँ से बनता है, जैसे ही आपसे प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थली से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य आपको सुरकोतड़ा से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अनूठी प्रकार की एक कब्रगाह भी प्राप्त होती है, कहाँ से दोस्तों, सुरकोतड़ा से। ये महत्वपूर्ण विशेषता है सुरकोतड़ा की, आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सुतका गिंडोर के ऊपर। तो दोस्तों ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी स्थली है, याद रखेंगे आप।
नाम क्या है? सुत्का गेंडोर। इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी। याद रखेंगे आप, नाम क्या है? ऑरेल स्टाइन। ठीक है, कब? 1927 में। यह स्थल बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको पता चल गया कि सुत्का गेंडोर जो है ये दास्क नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य यहाँ पे क्या मिले हैं? मिट्टी की बनी चूड़ियाँ मिली हैं, राख से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मनुष्य की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक है, तो ये सारे साक्ष्य आपको सुत्का गेंडोर से मिले हैं। मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के ऊपर। और धौलावीरा बहुत ही ज़्यादा प्रश्न लेकर आता है एग्जामों में। दोस्तों देखिए, यूपीएससी 2020 में ही एक प्रश्न बना हुआ था और देखिए उस समय ये न्यूज़ में था, इसलिए प्रश्न बन गया था। तो कभी कभी एंशियंट हिस्ट्री की चीज़ें भी ना न्यूज़ में चलती हैं। ठीक है, तो इसकी खोज 1967 में जगपत जोशी के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों हमने देखा दो स्थलीय में जगपत जोशी जी का योगदान है। ठीक है, तो 1967 में धौलावीरा का अगर खोज हुआ तो जगपत जोशी जी के हाथों, और इसका व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने करा है। ठीक है, तो जगपत जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट का हाथ है धौलावीरा की खोज में, और 1967 में जगपत जोशी ने खोज इसकी करी थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर और मानसर नदी के बीच स्थित है। तो दोनों नदियों का नाम याद रखना है, मानहर और मानसर नदी। ठीक है, इन दोनों के बीच में यह स्थली स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था, एक तो दुर्ग भाग, एक मध्यम भाग और एक निचला नगर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों? यहाँ पे स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो देखिए दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं, चारों दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई एक सीढ़ी नुमा संरचना, वही मैंने आपको स्टेडियम जो बताया, और तथा सूचना पट प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के जलाशय यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो आपसे एक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बढ़िया जो जल प्रबंधन था वो किस स्थल का था? तो दोस्तों वो कहाँ का था? वो धौलावीरा का था। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण बातों के साथ आपने देख लिया क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थलियाँ थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसलिए देखिए आपसे प्रश्न क्या बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में विकसित हुई थी? तो दोस्तों ये त्रिभुजाकार में विकसित हुई थी। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों पॉइंट पे जो स्थान है उनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक स्थान है मांडा, जो सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद जो सबसे पश्चिमी स्थल है उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये है सुत्का गेंडोर, जो अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सुत्का गेंडोर, तो ये भी आपको पता चल गया। और यहाँ पे जो सबसे दक्षिणी है, ठीक है, सबसे साउथ वाली, ये है दैमाबाद। ठीक है, और दैमाबाद दोस्तों ये प्रवरा नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, और बस यही प्रश्न बनता है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। अगर प्रवरा ऑप्शन में ना मिले तो आप एक नाम और याद रखेंगे, गोदावरी। ठीक है, क्योंकि जो प्रवरा नदी था वो गोदावरी की सहायक नदी था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो पूर्वी पूछेगा तो दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है वो हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं इसके बारे में तो आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटता है। यहाँ पे एक प्रश्न और भी बनता है, जो मांडा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला, ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो दोस्तों चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, जिसको प्राचीन में अस्किनी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और चंद्रभागा के भी नाम से जानते थे। तो चिनाब नदी के तट पर मांडा विकसित हुआ था। सुत्का गेंडोर आपने देख लिया, ये दास्क नदी के किनारे विकसित हुआ था। और आलमगीरपुर आपने देखा हिंडन नदी के किनारे विकसित हुआ था। और साथ ही में आपने ये भी देखा दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है, तो ये सारी मतलब जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता के में जो भक्ति और जो पूजा है, ठीक है, इसमें पूजा अर्चना में क्या विश्वास रखते थे, इसका क्या महत्व था, तो इसके ऊपर भी प्रश्न बने हैं, तो आप याद रखेंगे। देखिए है क्या, इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा किरात यानी शिकारी के रूप में, नर्तक के रूप में, धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में पूजते थे। किसको? शिव को। ठीक है, और मैंने आपको एक बताई थी बात मोहनजोदड़ो में, ठीक है, एक व्यक्ति मिला है
और जो मतलब एक तरह से सींग का मुकुट पहना हुआ है, उसकी एक साइड में गैंडा और भैंसा दिख रहे हैं, एक साइड में बाघ और हाथी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब एविडेंस जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं, वही एक तरह से आद्य शिव का झलक उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनेगा तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे मातृ देवी यानी देवी के शम एवं रौद्र रूप की भी पूजा करते थे, ठीक है। तो मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पृथ्वी, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और भी आपने पता कर ली, ठीक है, कि यहाँ पे एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जो कि पृथ्वी की एक प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। प्रजनन शक्ति, ठीक है, लिंग की पूजा, वृक्ष यानी पीपल और बबूल की पूजा की जाती थी। पशु में कुबड़ वाला सांड और वृषभ की पूजा की जाती थी। नाग तथा अग्नि की भी पूजा करते थे लोग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि धर्म को लेके अंधे नहीं हो गए थे, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा कट्टर थे। ये मतलब मानते थे अपने धर्म को और अपना जीवन यापन करते थे। सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाली जो माप तौल के साधन है वो क्या क्या है? देखिए, लोथल में हाथी दांत का एक पैमाना प्राप्त हुआ है, वो तो मैंने आपको बता दी थी। मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी तथा सीप का बना हुआ बाट प्राप्त हुआ है। माप तौल के यहाँ पे मतलब और भी माप तौल के यंत्र प्राप्त हुए हैं, जिससे माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के माप तौल की इकाई से चित परिचित थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिंधु सभ्यता में प्रयोग की गई धातु, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो लोग तांबा का, सोना का, चांदी का, सीसा का, टीन का आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि जो पहली बार चांदी का प्रयोग है ये सिंधु सभ्यता में ही की गई थी, यानी हड़प्पा नामक स्थली पे, ठीक है। और सबसे अधिक तांबे का प्रयोग भी इस समय किया जाता था। सिंधु सभ्यता में परिवहन व्यवस्था की बात करें तो लोथल से पक्की मिट्टी की नाव, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरे नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाको आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो दोस्तों देखिए, पतन होने के कई कारण हैं, क्योंकि ये सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। इतनी बड़ी सभ्यता थी दोस्तों, ये मिस्र सभ्यता के अकेले 20 गुना के बराबर थी, और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिलाकर भी देखते तो भी उनके 12 गुना थी, ठीक है। तो बहुत बड़ी थी, तो एक कारण तो नहीं हो सकता ना, बहुत सारे कारण थे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे देखें, इस सभ्यता के पतन के पीछे कारण माने जाते हैं, ठीक है। कारण मतलब कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी, ये बात हमने कर ली है। अलग अलग नगरों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण ही थे, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। और देखिए, बहुत लोगों ने बताया है कि बाढ़ से समाप्त हो गया, मलेरिया फैला हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, और अलग अलग बातें अलग अलग लोग कहते हैं। तो मैं टेस्ट सीरीज में ना इससे एक दो क्वेश्चन ऐड करूंगा, ठीक है, कि किसने क्या कहा है कि कैसे समाप्त हुआ, तो उसको वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को आप इसी एनर्जी, इसी फोकस, इसी डेडिकेशन के साथ रिवाइज कीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता में। सबसे पहले दोस्तों हम साहित्यिक साक्ष्य देख लें, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य में आपको ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सभी क्या है? साहित्यिक साक्ष्य हैं। चलिए, सही मायने में वैदिक सभ्यता अब स्टार्ट हो रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें वैदिक सभ्यता के बारे में, तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो जो आर्य सभ्यता उभर के आई थी वही वैदिक सभ्यता कहलाती है। इतना तो आपको कंफर्म होना चाहिए। वैदिक सभ्यता के दो कालखंड हैं, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जामों में समय काल भी पूछ लेता है। तो देखिए, ऋग्वैदिक जो समय काल है ये 1500 BC से दोस्तों स्टार्ट होता है, और ये कब तक चलता है? 1000 BC तक, ठीक है।
तो बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है, यानी ईसा पूर्व की बात हो रही है। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 बीसी से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये चलता कब तक है, 600 बीसी तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कालखंड, इसका डिवीजन क्यों हुआ उसको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, ठीक है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता के ज्ञान का जो मूल स्रोत है वो ऋग्वेद है। बाकी जो उत्तर वैदिक सभ्यता है दोस्तों, उसमें आपको यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अन्य जो उपनिषद, भाष्य या फिर आपको मिलते हैं जितने भी ग्रंथ, उसमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। लेकिन ऋग्वैदिक काल की जानकारी सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल से अभिप्राय उस काल से है जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, एक तो पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। ठीक है, सबसे पहले हम पुरातात्विक देख लें। यहाँ पे अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो चित्रित धूसर मृदभांड हैं। धूसर मृदभांड संस्कृत के 109 स्थल ये पंजाब में मिले हैं, हरियाणा में 24, उत्तर प्रदेश में 8, ठीक है, और राजस्थान में भी कुछ स्थान मिले हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस धूसर मृदभांड संस्कृत का काल 1700 से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक भवन मिला है, और पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हो गया ऋग्वैदिक काल का। अब हम बात करेंगे साहित्यिक साक्ष्य के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, ऋग्वेद ही है जो साहित्यिक साक्ष्य है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन है, सबसे नया है, जबकि इसमें जो दूसरा मंडल है और 7वां, देखिए जो दूसरा मंडल है वो 7वें मंडल से प्राचीन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक दोस्तों, ये जो मंडल या इसमें जो ज्ञान का संकलन है ये ऋषियों द्वारा या फिर किसी राजवंश के द्वारा, ठीक है, इसमें दिया गया नॉलेज है या फिर जानकारी है। इसलिए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के मंडल को हम ऋषि मंडल या तो फिर राजमंडल या राजवंश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। चलिए, वैदिक जो सभ्यता का काल है ये बहुत सारे जैसे इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से रखा हुआ है वैदिक सभ्यता का काल। तो इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो रट लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार है 6000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये तब से स्टार्ट हुआ। और मैक्स मूलर के अनुसार है 1500 ईसा पूर्व। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बाल गंगाधर तिलक है और मैक्स मूलर का है। ठीक है, कि जो आपका वैदिक सभ्यता का काल है ये 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, ऐसा मैक्स मूलर का मानना है। और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व। बाकी हरमन जैकोबी के अनुसार 4500 से 2500। फिर उसके बाद विटर निजत्स के अनुसार जो 3000 ईसा पूर्व है। आर के मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप दो का याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक और मैक्स मूलर, क्योंकि मैक्स मूलर ने ही बोला था जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। ठीक है, और जो कि सबसे एक्सेप्टेड एक तरह से जो मतलब इनका दिया हुआ जो स्टेटमेंट है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है इतिहास में। अब हम आर्यों का जो मूल स्थान है, देखिए इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। जो फिलिप सेसेटी, विलियम जोन्स है, इनके अनुसार ये यूरोप से आए थे। पी गाइल्स के अनुसार दोस्तों ये हंगरी और डेन्यूब नदी के आसपास बसे हुए लोग थे जो यहाँ पे आए थे। और मैक्स मूलर वाला ही याद रखना है। ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग अपने किताब में किया हुआ है, जिसका अर्थ दोस्तों श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। ठीक है, ऐसे जो इसके समकक्ष मीनिंग होती हैं, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, देखिए अभी पुलिस वाले एग्जाम में भी बना हुआ था प्रश्न। फेंका के अनुसार दोस्तों ये स्कैंडिनेवियाई थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। और जीबी रॉड के अनुसार दोस्तों ये बैक्टीरिया से आए थे। तो दोस्तों आपको इसमें ना मैक्स मूलर का याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का याद रखना है, बाकी एक और याद रख लेंगे पी गाइल्स के अनुसार। ये बाकी चीज़ें तो नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, मैक्स मूलर। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आर्यों के संघर्ष के ऊपर। तो आर्यों का संघर्ष जो गैरिक मृदभांड एवं लाल और काले मृदभांड वाले लोग थे उनके साथ था। आर्यों के विजय, देखिए लाल और काले मृदभांड कौन लोग थे, तो दोस्तों आपको पता है चालकोलिथिक पीरियड वाले, है ना। आर्यों के विजय होने का कारण क्या था, ये घोड़ा चालित रथ से चलते थे, कांसे के अच्छे उपकरण इनके पास थे और ये लोग कवच धारण करते थे जिसको वर्मन कहते थे। ठीक है, विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभवतः करते थे, ये भी आपको याद रखना है।
वे धनुष बाण का प्रयोग करते थे। प्रायः 2 प्रकार के ये बाण का प्रयोग करते थे, जिसमें पहला विषाक्त होता था और दूसरा जो है तांबे के मुख वाला होता था। तो जो विषाक्त होता था दोस्तों, इसमें क्या होता था, सिंग के सिरा का प्रयोग करते थे। ठीक है, मुख पे जो सिंग होते हैं जानवरों के, उनको प्रयोग करते थे और जहर लगा के, ठीक है, और दूसरा तांबे का मुख वाला तीर प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त एक लोग बर्छी का, भाला का, फरसा का, तलवार का, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे आर्य अपने युद्ध में। ठीक है, अब यहाँ पे राजनैतिक अवस्था क्या थी इनकी, तो राजा वैदिक युग के राष्ट्र और जनपद का मुखिया होता था। सामान्यतः जो राजा का पुत्र है, ठीक है, वही पिता के मृत्यु के बाद राजा के पद पर आता था, यानी वंशानुगत सिस्टम चल रहा था। अब हम वैदिक सभ्यता में न्याय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो विचारकों के अनुसार दोस्तों, इस काल में जो विधि है वो धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की थी। ठीक है, वरन राजसत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया था। ऋग्वेद में भी जो विधि व्यवहार के लिए धर्मन, बाद में धर्म शब्द का प्रयोग, देखिए यहाँ विधि के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग होता था, जो बाद में धर्म शब्द का रूप ले लिया था। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है। अगर हम वैदिक सभ्यता में अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी इकॉनमी की बात करें, तो वन्य प्रदेशों को साफ कर आर्यों ने देश में क्या किया था, ग्राम की स्थापना की थी। इस प्रक्रिया में संपूर्ण पंजाब, संध्य प्रदेश, उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र, ठीक है, तो ये सब आते हैं, पंजाब, संध्य प्रदेश, उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्र। यहाँ पे देखें, अर्थव्यवस्था में ऋग्वैदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनैतिक इकाई होती थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्राम, ठीक है, ये राजनैतिक सबसे छोटी इकाई होती थी। और वैदिक सभ्यता की ही बात करें दोस्तों, तो इसमें ना जो जनपद होता था, ठीक है, जनपद का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी राजनैतिक इकाई होती थी। इसके बाद दोस्तों जो महाजनपद आता है, वो जनपदों को मिलाकर और जन को मिलाकर बनता था। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जनपद है, तो दोस्तों यहाँ पे जन और जन मिलके जनपद बनते थे। इसका क्रम थोड़ा सा बड़ा है, मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा टेस्ट में, वहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ग्राम होता था, विषाक्त होता था, उसके बाद जन होता था, उसके बाद जनपद होता था। ठीक है, तो ये सारी मतलब एक तरह से हायरार्की है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा राजा होता था उसको विषामपद कहते थे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे लेकिन टेस्ट वाले सेशन में। अभी जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था है उसको समझिए। इस युग के प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अस्थिरता बनी रही। आर्यजनों में संयुक्त परिवार प्रथा थी, ये भी आपको याद रखना है, जॉइंट फैमिली में रहते थे। वैदिक सभ्यता महत्वपूर्ण शिल्प, इस समय क्या महत्वपूर्ण शिल्प थे, तो आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा, कांसा। महिलाएं कपड़े बुनने का कार्य करती थीं। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ईगिरी, ये सब शिल्प प्रचलित थे। ठीक है, तो लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी और बढ़ईगिरी, ये सभी क्या हैं, वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण शिल्प थे। ठीक है, अब हम जो विनिमय प्रणाली है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, संभवतः वस्तु विनिमय प्रणाली इस युग में प्रचलित रही होगी। यद्यपि विनिमय के रूप में यहाँ पे गाय, घोड़े और निष्क का उपयोग किया जाता था। निष्क क्या है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, तो दोस्तों याद रखेंगे, स्वर्ण के जो आभूषण होते थे या फिर सोने का जो ढेर होता था, ढेला होता था, उसको ही निष्क कहते थे। ठीक है, तो निष्क के बारे में आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। अब हम वैदिक सभ्यता के समाज के ऊपर अगर नजर डालें, तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज की एक व्यवस्था का प्रमुख आधार था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य करने का मतलब स्वतंत्रता था। ठीक है, अगर जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट है, आप उस काम को करेंगे, आप उस वर्ण के कहलाएंगे। ठीक है, किसी को जबरदस्ती वर्ण नहीं थोपा गया था। अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व था, क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म से होता था। ठीक है, तो उस समय जिन्होंने जिस कर्म को अपनाया उस वर्ण में वो गिने जाने लगे। बाद में वो जातिगत व्यवस्था जन्मजात होने लगा, ये बाद में आई सारी चीजें। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वृज वर्ण धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है वर्ण करना। ठीक है, मतलब कि अगर आप वर्ण करते हैं तो वो आप उस पद पे चले जाते हैं, मतलब उस जाति धर्म में। वैदिक सभ्यता साहित्यिक सामग्री में अगर हम बात करें, तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में 4 वेद हैं जो ये प्रमुख जानकारी देते हैं। देखिए, जैसे ऋग्वैदिक काल में हमने देखा ऋग्वेद जानकारी देते हैं, वैसे उत्तर वैदिक काल में ये तीनों ग्रंथ प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सबसे प्राचीन है, तो दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे नवीनतम पूछे तो दोस्तों अथर्ववेद है, और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पूछे तो भी अथर्ववेद ही है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपने। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम
ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको जान लेते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 150 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की भी कथा मिलती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे च्यवन जो ऋषि थे, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि च्यवनप्राश इन्हीं के नाम पे वो खाद्य पदार्थ है, हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है, जो च्यवनप्राश है वो इनके नाम पे हो सकता है कि च्यवन ऋषि के नाम पे ही आप सोना चांदी च्यवनप्राश खाएं, है ना? मुझे आज पहली बार इसके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, और मतलब पहली बार बोले तो पहली बार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, ऋग्वेद में च्यवन ऋषि का जिक्र है जिनको औषधियों से पुनः युवा किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लें ऋक अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद में सबसे पहला वेद है जो है पद्यात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे ऋक जैसे ऋग्वेद है ना, तो वहाँ पे ऋक का मतलब है स्थिति और ज्ञान। ठीक है, और ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, 11,000 मंत्र हैं। ये सारी बातें आपको पुनः रिपीट हो गई हैं। ठीक है, इस वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल्प, वास्कल, क्या है दोस्तों, अश्वलायन, सांखायन, मंडुकायन। ठीक है, तो ये याद रखनी है। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे अगर हम ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है, ये भी बात करके चलें। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, शौच चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलते हैं। किससे दोस्तों? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखिए ये सारी बातें हमने देख ली है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में दोस्तों यत धन जू से मिलकर बनता है यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील और जू का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, तो अब याद रखेंगे। इसके अलावा इसका अर्थ कर्म भी होता है, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में प्रश्न क्या बनता है कि यजुर्वेद, ठीक है, ये देखिए प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद दोनों में है, पद और गद्य दोनों में? तो ये यजुर्वेद है। ठीक है, और इसमें यज्ञ करने से संबंधित जो मंत्र हैं, कर्मकांड से संबंधित जो मंत्र हैं, उसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है यजुर्वेद से। ठीक है, तो याद रखेंगे। और गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, और इसका जो गान करता था या पाठ करता था उसको अध्यवरयु कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे दोस्तों? अध्यवरयु। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और देखिए जो ऋग्वेद का गान करता था उसको हम होत्री या होता कहते थे। ठीक है, ये भी याद रखना, होत्री या होता, ऋग्वेद वाले का जो पाठ करता होता था। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। और देखिए कृष्ण जो इसकी शाखा है, इसमें वैशंपायन ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है। और कृष्ण की 4 शाखाएं भी हैं। ठीक है, और शुक्ल जो है इसका यजुर्वेद का भाग, ये याज्ञवल्क्य ऋषि का इसमें योगदान है, और इसका संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं और इसमें 40 अध्याय हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कृष्ण की 4 शाखाएं हैं और शुक्ल की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। शुक्ल में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में चबरही धान्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका? चबरही धान्यों का वर्णन। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे दोस्तों? यजुर्वेद के एक मंत्र में चबरही धान्यों का वर्णन मिलता है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। अब हम बात करें सामवेद के बारे में। तो दोस्तों साम का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी कि गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, इसे संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें 1824 मंत्र हैं। इस वेद में 75 मंत्रों को जोड़कर से सभी, ठीक है, इनको छोड़कर 75 मंत्रों को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान ऋग्वेद का ही है, याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे जो ऋग्वेद का पाठ करता सामवेद का पाठ करता था उसको उद्गाता कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उद्गाता, याद रखेंगे। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र नामक देवताओं का जिक्र मिलता है। किसका? सविता, अग्नि और इंद्र। इसमें मुख्य रूप से 3 इसके शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं, ये तो आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद।
सबसे लोकप्रिय वेद क्या था दोस्तों? वो था अथर्ववेद। सबसे नवीन वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। तो थर्व का अर्थ आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसका अर्थ होता है कंपन। अथर्व का अर्थ होता है अकंपन। तो ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या है? अथर्व का अर्थ है अकंपन। तो ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है उसे हम अकंपन यानी अथर्व कहते हैं। वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है, ठीक है। तो अकंप बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको अथर्व यानी कि कुछ विशेष स्थितियों से होकर गुजरना होता है, ठीक है। यहाँ पे है क्या? ज्ञान से श्रेष्ठ आपको कर्म करना होता है, और जो ही क्या है? अथर्व का रूप है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है, टोना टोटका, कृषि से संबंधित मंत्र, कीटनाशक से संबंधित मंत्र, ठीक है, कीटों को भगाने वाला मंत्र, रहस्यमयी विद्या, जड़ी बूटी, औषधि, ये सभी किसके विषय वस्तु हैं? अथर्ववेद के, ठीक है। तो इतना याद रखना है। इसमें दोस्तों इसके 20 अध्याय हैं, 5687 मंत्र हैं, याद रखना है। इसके 8 खंड हैं जिसमें वेशज वेद और धातु वेद ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। 8 खंडों में वेशज वेद और धातु वेद मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अथर्ववेद के बारे में हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे उपनिषद क्या होता है। देखिए उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों अपने गुरु के समीप बैठकर कोई ज्ञान का अर्जन करना, ठीक है। तो सिंपली आपने जान लिया उपनिषद का अर्थ क्या होता है। समीप उपवेशन या समीप बैठना, ठीक है। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य जब गुरु के पास बैठता है तो उसी को हम जो ग्रंथ संकलित करता है, ज्ञान इकट्ठा करता है, अगर उसे ग्रंथ का रूप देता है तो उसे हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उप नी अलग अलग शब्द हैं, उपसर्ग हैं। यहाँ पे देखें सद धातु से निष्पन्न हुआ है, ठीक है। सद धातु तीन अर्थ हैं। एक तो है नाश होना, एक है गति पाना, जानना तथा अवसादन स्थिर होना, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या पूछी जाती है तो 108 उपनिषद अभी तक हैं। अगर हम श्रेणियों में विभाजित करें उपनिषद को तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे समझ लें। देखिए ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, और यहाँ पे यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेदी है वो 19 उपनिषद हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो 32 उपनिषद हैं। अथर्ववेद में दोस्तों 31 उपनिषद हैं, और सामवेद में 6। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया अथर्ववेद के 31 हैं, सामवेद के 16 हैं, और उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के 32 हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं, और ऋग्वेद के 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है 10, 19, 32, 31, 16, ठीक है। क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद में 19 है, कृष्ण यजुर्वेद में 32 है, और अथर्ववेद में 31 है, और सामवेदी में ये कितने हैं? 16 हैं। वेदांग क्या है इसके बारे में अब हम जानेंगे। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं, ठीक है। तो कितने वेदांग हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। शिक्षा क्या है दोस्तों? इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है, ठीक है। तो एक वेदांग हो गया शिक्षा। शिक्षा में क्या है? जो वेद मंत्र हैं उनको कैसे उच्चारित करना है इसके बारे में। कल्प क्या है? वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए इसका कथन किया गया है, ठीक है, इसको स्पष्ट किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ठीक है। तो याद रखेंगे कल्प जो वेदांग है इसकी 3 शाखाएं हैं, एक श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। व्याकरण, इसे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है, ठीक है। तो याद रखना है। व्याकरण क्या है दोस्तों? आपको पता ही है। सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा था उसका नाम कमेंट कीजिएगा। वेदांग में ही दोस्तों निरुक्त भी आता है, ठीक है। देखिए हमने 3 पार्ट देख लिए। और निरुक्त क्या होता है? वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक जो रूप है उसे
उल्लेख या निरुक्त में किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे वेदों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है, ठीक है, और उनके उन उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख, ठीक है, वो निरुक्त कहलाता है। ज्योतिष क्या है? तो इसमें वैदिक यज्ञों अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है। ठीक है। छंद, वेदों में प्रयुक्त गायत्री, औष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान हमें छंद शास्त्र से प्राप्त होता है। पुराण क्या है? यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों आपसे प्रश्न बनता क्या है कि कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधित जो आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजाओं की वृतांत आदि है। ठीक है, उसी को हम पुराण कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड चैप्टर बौद्ध धर्म के ऊपर। देखिए, बौद्ध धर्म से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए हम बौद्ध धर्म को समझते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं उनकी बचपन का जीवन काल, उनके माता पिता, इंट्रोडक्शन, फिर हम धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। प्राचीनतम धर्मों में से एक धर्म है बौद्ध धर्म। इसके संस्थापक हैं महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसा पूर्व हुआ था। वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है। ठीक है, इनके जन्म को दोस्तों कमल पुष्प और हाथी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखना है, कमल पुष्प और हाथी से। ठीक है, तो जब इनकी माता श्री मतलब इनको गर्भ में धारण की रहती हैं तो उस अवस्था को हाथी से, और जब ये पैदा होते हैं यानी कमल खिलता है तो इनको कमल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका मतलब जन्म हुआ था, ऐसा हमें मतलब डेट मिलता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखना है। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। ठीक है, क्यों हुआ था दोस्तों ऐसा? तो उनके दरबार में एक ऋषि आए थे। ठीक है, उन्होंने बताया था कि ये जो सिद्धार्थ है या तो बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा या तो फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो इनके पिताजी डर के मारे 16 वर्ष की आयु में ही इनका शादी करवा दिए। फिर भी ये 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर भाग ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम आपसे प्रश्न पूछा जाता है यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, तो याद रखेंगे यशोधरा अभी आपको जैन धर्म में कंफ्यूज करेगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार रिपीट कर दूँ, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अन्य बातों पे। देखिए, मैंने बताया 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग दिया। ठीक है, और जब वो घर से भागे, ठीक है, तो उसी को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो जब ये घर त्यागे तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। आपसे ये प्रश्न बनता है, और इसको ना घोड़े से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे आपने देखा जन्म को कमल से, और जब वो गर्भ में थे तो हाथी से। ठीक है, और इनके घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण से मतलब संबोधित किया गया है, और घोड़े के चित्र से अंकित किया गया है। ठीक है, अब देखें, संसार में दुखों से मुक्ति, जीवन मरण के सत्य की खोज के लिए ये रात्रि पहर में राजपाट छोड़कर गृह त्याग दिए थे। ठीक है, अब बौद्ध धर्म, इसके मतलब ऊपर आ जाते हैं। अभी तो आपने जीवन देखा इनका। महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर बोध गया बिहार में उर्बेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष, जो कि एक पीपल का वृक्ष था, के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंजना नदी, वैशाख पूर्णिमा, बोध गया बिहार में उर्बेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष पीपल का वृक्ष था। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पे वही बात लिखी गई है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो निरंजना नदी भी आपको याद रखनी है। पूछा जाता है किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई, तो आपको निरंजना याद रखना है। आषाढ़ की पूर्णिमा को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी में दिया। कहाँ पर? जो वहाँ पे डियर पार्क है, मृगदाव है। ठीक है, तो ये आपको वर्तमान में जो लोकेशन है ये आपको सारनाथ के आसपास दिखता है, तो आपको याद रखना है।
बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ पे धम्म चक्र प्रवर्तन लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी बुद्ध ने अपने ज्ञान का जो चक्र है वो चलाया सर्वप्रथम कहाँ पे? सारनाथ में। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजीत जो हैं वो बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। तो आपको याद रखना है, जो बिंबिसार हैं, उदयन हैं, प्रसेनजीत हैं, ये बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे और ये आपको याद रखना है। बुद्ध के अनुयायियों को 4 भाग में अगर हम बांट के देखें तो भिक्षु भी थे, इसमें भिक्षुड़ियाँ भी थीं, उपासक और उपासिका भी थीं। ठीक है, तो भिक्षु, भिक्षुड़ी, उपासक और उपासिका ये सभी वर्ग विभाजन है। ठीक है, इनके अनुयायियों का। सारिपुत्र, युगालन, आनंद एवं उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, आपको याद रखना है। बुद्ध के सबसे प्रिय आनंद थे। ठीक है, तो इनके शिष्यों में सबसे प्रिय इनके आनंद थे, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में 8 सिद्धांत हैं, वो क्या क्या हैं? सम्यक दृष्टि यानी सत्य एवं असत्य का समझ। ठीक है, वास्तविकता समझ की शक्ति, इसी को बोलते हैं सम्यक दृष्टि, और इसको इंग्लिश में राइट विजन कहते हैं। ठीक है, सम्यक संकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे दृढ़ निश्चय के साथ जीवन यापन करना वही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक। ठीक है, तो वाणी को सत्य एवं पवित्र होना चाहिए, अर्थात मनुष्य के बोल पाप, छल और असत्य विहीन होने चाहिए। ठीक है, वही है सम्यक वाक। सम्यक कर्मांत, तो दोस्तों सत्कर्म, कर्म मनुष्य का चाल चलन अच्छा व बुराई और पाप से दूर होना चाहिए। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव यानी कि न्यायपूर्ण जीवन यापन करना, किसी के साथ छल करके या उसका हक मारकर जीवन यापन नहीं करना चाहिए, ये है सम्यक जीवन आजीव। सम्यक व्यायाम, तो दोस्तों शुभ विचारों की उत्पत्ति करना व पाप, छल, कपट से दूर रहना व गलत कर्मों के दुष्परिणाम को समझना, वो है सम्यक व्यायाम। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सम्यक स्मृति क्या है? चित्त एकाग्र एवं द्वेष रहित मन की स्वयं को जान सकता है, गलत चीज़ों से दूर रहना। ठीक है, तो चित्त एकाग्र एवं द्वेष रहित मन ही स्वयं को जान सकता है, ऐसा विचार प्रकट करना ही सम्यक स्मृति है। ठीक है, तो आजकल तो लोग बहुत सारे उटांग पुटांग चीज़ें अपने दिमाग में भरते हैं, सबकॉन्शियस मेमोरी में वो रहता है और वही आपसे दुष्कर्म करवाता है। ठीक है, तो सम्यक स्मृति रखिए। सम्यक समाधि, मन को एकाग्रचित होना चाहिए। ठीक है, ये थे अष्टांगिक मार्ग। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामी प्रतिपाद बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपद। ठीक है, तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं अथवा सिद्धांत हैं। ठीक है, और दुखों का कारण दोस्तों क्या है? दुखों का कारण क्या होता है? हमारे मन का एक तरह से इच्छा। ठीक है, तो इच्छा ही दुखों का कारण है, ऐसा इसमें स्पष्ट किया गया है। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध, संघ एवं धम्म। ठीक है, तो इनको त्रिरत्न भी कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ पे पूछा जाता है बौद्ध, संघ एवं धर्म से रिलेटेड किसमें क्या है, ठीक है, और किसकी क्या विशेषता है, तो ये चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को बौद्ध धर्म में धम्म कहा गया है। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया धम्म क्या होता है। तथा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का जो संगठन होता है उसको संघ कहा गया है। ठीक है, तो धम्म आपको पता चल गया, संघ भी पता चल गया। और बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु जैन धर्म की ही भांति वे बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक है, तो बुद्ध जो है आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे, वो जैन धर्म के भांति बौद्ध धर्म में, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है, हीनयान का अर्थ है दोस्तों निकृष्ट या निम्न मार्ग। ठीक है, हीनयान का अर्थ आपको स्पष्ट हुआ, निकृष्ट या निम्न मार्ग। हीनयान संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य बुद्धत्व न होकर अरहत पद की प्राप्ति थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं।
ठीक है। तो इनके ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं, फिर से हम महायान को डिटेल में देखेंगे। पहले 4 बौद्ध संगति हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसको आप देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों बिहार के राजगृह में, ठीक है, जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पे हुई थी। ये कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और उस समय शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु जो हर्यक वंश के काल में हुआ था, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। हर्यक वंश कौन सा वंश था, जो मगध साम्राज्य वाले थे, ठीक है, उसी वंश को हर्यक वंश, और हर्यक वंश को ही दोस्तों पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसमें शासक आए वो अपने ज़्यादातर अपने जो फादर हैं, ठीक है, जो शासक हैं उनको मारकर गद्दी हथियाए थे लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका उद्देश्य क्या था, तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति का जो उद्देश्य था वो था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना, ठीक है। तो ये प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य था। फिर से द्वितीय बौद्ध संगति होती है, कब होती है, कहाँ पर होती है, ऐसा प्रश्न बने तो दूसरा होता है दोस्तों वैशाली में, ठीक है। तो पहले राजगृह हो गया, जैसे य र ल व, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, र के बाद वो आता है ना। तो राजगृह आपने याद कर लिया पहले, अब आ गया वैशाली, ठीक है। तो द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो वैशाली में 383 ईसा पूर्व होता है, ठीक है, यानी सीधे 100 वर्ष बाद। अध्यक्ष उस समय सापकमीर थे यानी सर्वकामनी थे, और सबकामी भी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलता है इनका नाम। शासनकाल उस समय किसका था, कालाशोक का था, जो शिशुनाग वंश का था, ठीक है। कालाशोक किस वंश का था, शिशुनाग वंश का, ठीक है। तो आपने याद रखनी है। उद्देश्य क्या था दोस्तों, अनुशासन को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था, उसके समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। उद्देश्य क्या है, अनुशासन को लेकर लोगों में मतभेद उत्पन्न हुआ और समाधान के लिए जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, वो स्थापित हुआ और उसमें महासांघिक जो है 2 भागों में बट गए, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ये द्वितीय बौद्ध संगति का परिणाम था, कहाँ पे हुआ, वैशाली में हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। सबकामी इसके अध्यक्ष से, शासनकाल कालाशोक का था जो शिशुनाग वंश का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति के ऊपर। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में होता है, देखिए अब यहाँ पे एक तरह से कहानी आपको उल्टा दिख रही है ना, कि प तो पहले आ गया य र ल व, ठीक है, य र और वो आप याद रखेंगे राजगृह व वैशाली। आप पाटलिपुत्र में आ जाइए, ठीक है। तो पाटलिपुत्र में ये होता है तृतीय बौद्ध संगति, कब होता है, 251 ईसा पूर्व होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मोगलीपुत्तिस्सम, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। शासनकाल क्या है, तो शासनकाल अशोक का है, ठीक है। और ये मौर्य वंश से संबंध रखते हैं अशोक, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे सीधे 150 वर्ष 383 से सीधे 251 ईसा पूर्व की बात हो रही है, मतलब इसमें गैप लिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। तो संघ में भेद हो गया था, उसके विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था इसका उद्देश्य, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा जो पीटक है अभिधम्म पीटक भी जोड़ा गया। इसके पहले दोस्तों दूसरे वाले में आपने देखा क्या था, विनय पीटक और सुत्त पीटक, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे तो दोस्तों दूसरे वाले में क्या था, मतभेद उत्पन्न हुआ था और बौद्ध धर्म जो है ये स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बटा था, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ था, विनय पीटक और सुत्त पीटक आए थे अस्तित्व में। दूसरे में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ, ठीक है। अनुशासन को लेकर जब मतभेद हुआ तो महासांघिक में 2 भागों में बटा था, ठीक है। और तीसरे का उद्देश्य क्या है, तीसरे में दोस्तों वही कठोर नियम बनाए गए संघ को लेकर, और फिर से क्या किया गया, इसमें एक अभिधम्म पीटक भी जोड़ा गया। चतुर्थ बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों ये होता कहाँ पे है, कश्मीर के कुंडल वन में होता है। समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष, शासनकाल कनिष्क का है, ठीक है। तो ये कुषाण वंश से संबंधित हैं। अब इनके समय काल में होता है चतुर्थ बौद्ध संगति। उद्देश्य क्या है, बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हीनयान और महायान 2 वर्गों में बढ़ चुका है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, कश्मीर के कुंडल वन में। प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात हो रही है। वसुमित्र हैं इसके अध्यक्ष और अश्वघोष हैं उपाध्यक्ष, कनिष्क हैं इसके शासनकाल, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। ये सारी बातें याद रखनी है। अब एक बार ही हम क्या करेंगे,
चारों को एक बारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई, ठीक है। और कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। आपसे प्रश्न बने किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के जो उपदेश थे उनको 2 पिटकों में यानी विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करना था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई, 383 ईसा पूर्व हुई। सब जो साबकामीर हैं, सर्वकामिनी हैं या फिर सबकामी जिसको बोलते हैं, उनके अध्यक्षता में हुआ द्वितीय, और कालाशोक शासनकाल में थे। और अनुशासन को लेकर मतभेद और समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बट गए, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में होती है। मोगलीपुत्तिस होते हैं उस समय अध्यक्ष, और समय है 251 ईसा पूर्व की। अशोक हैं उस समय सत्ता पे, तो आपको याद रखनी है। तो राजगृह देख लिया, वैशाली देख लिया, पाटलिपुत्र भी देख लिया। उद्देश्य क्या है? संघ के विरुद्ध, ठीक है, कठोर नियम का प्रतिपादन करना, बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना, और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन, और उसमें एक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है तीसरी में। चौथी में ये कश्मीर के कुंडलवन में प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात है। वसुमित्र अध्यक्ष हैं, अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं, कनिष्क शासन करता है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो आपने रिवाइज भी कर लिया। अब यहाँ पे देखें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? तो इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो आपने याद रखनी है, कश्मीर में इनका एक चेला था, ठीक है, जिसका नाम सुबद्ध था। तो सुबद्ध ने इनको इनवाइट किया अपने वहाँ, और ऐसा किताबों से नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि जब गौतम बुद्ध वहाँ पे गए तो गौतम बुद्ध कोई भी चीज़ आप उन्हें जैसे भोजन करने वाली आप खुशी से परोसते थे तो वो ग्रहण करते थे, ठीक है। तो इनको सुबद्ध ने सूअर का अधकचा, ठीक है, अधपका मांस खिला दिया था। मतलब उसको पता थोड़ी न था कि अधपका है, तो जिसकी वजह से इनको डायरिया हो गया था और अंतिम समय में शरीर का सारा पानी निकल गया था, और ये जीर्ण होकर अंतिम अवस्था में ये अपना मतलब शरीर त्यागे थे, ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। एक किंवदंती के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, ठीक है। तो किसके अनुसार? एक किंवदंती हैं, ठीक है, इनके अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो यानी कि अब या तो इनको मतलब अवशेष है तो हम राख ही कहेंगे, ठीक है, राख में इकट्ठा करके तो 8 स्तूपों के नीचे इनको रखा गया है, ठीक है। और 8 स्तूप कौन कौन है? तो दोस्तों मगध का स्तूप है, जो वैशाली है, कपिल वस्तु है, अलकप्पा है, और क्या है, रामागम है, बेड द्वीप है, और पावा और कुशीनगर, ठीक है। यहाँ पे जो स्तूप है, यहाँ पे बुद्ध के जो अस्थि हैं, ठीक है, उसको रखा गया, उसके ऊपर इसका निर्माण करवाया गया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मगध में, वैशाली में, कपिलवस्तु, अलकप, रामागम, बेट द्वीप, पावा और कुशीनगर, ठीक है। तो ये 8 स्थानों का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। बुद्ध चरित तथा सौंदरानंद महाकाव्य संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा लिखित है, जो बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बारे में और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करती हैं, ठीक है। बुद्ध चरित तो नाम ही उन्हीं के ऊपर है। सारीपुत्र प्रकरण एवं नाटक ग्रंथ है जो महाकवि अश्वघोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए अश्वघोष का योगदान बुद्ध चरित सौंदरानंद में भी है, सारीपुत्र में भी है, जो कि एक नाटक ग्रंथ है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। यह बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं त्रिपिटक, जिससे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। यह पाली भाषा में है, आपको याद रखनी है। त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली भाषा में। इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है। यह त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ठीक है। तो आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथों में ये चीज़ हमने बात कर ली है। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है, आपको याद रखना है। जो ललित विस्तार है ये महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है। तो आपसे प्रश्न बने कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख मिलता है? तो ललित विस्तार है, ठीक है, और महान संप्रदाय का एक ग्रंथ है, ठीक है, महायान का। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश
सुमक्ष को दिया था, वही जो मैंने सुबद्ध बताया, तो ये सुमक्ष है, ठीक है। और सुबद्ध भी कहीं देखने को मिलता है, आज यहाँ पे सुमक्ष देखने को मिला, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता गौतमी प्रजापति थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इस तरह से हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। अब हम जैन धर्म के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और देखिए, हमने बहुत ही आराम से बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है, और कुछ प्रश्न और भी बौद्ध धर्म से बनते हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ पे हुआ दोस्तों? सारनाथ में, ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद अगर इन्होंने सबसे अधिक समय बिताया कहाँ पे, तो दोस्तों श्रावस्ती में, ठीक है, ये भी याद रखना है। और वैशाली की एक नृत्यांगना था जिसका आम्रपाली था, ठीक है। तो आम्रपाली भी क्या की थी दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ की थी? ये बिहार के वैशाली से संबंध रखने वाली एक नृत्यांगना थी। जो वर्तमान में आम्रपाली दुबे हैं, उनकी बात नहीं है ये, ठीक है, तो आप याद रखेंगे।